मैं अपनी कंपनी में मैनेजर था। काफ़ी ऊंचे से गिरने से मेरा एक हाथ बिल्कुल बेजान हो गया था। मेरी दवाइयों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा महंगा था। मेरी बीवी एक हफ्ते के अंदर ही एक जॉब पकड़ लिया और घर का सारा खर्च और मेरी दवाइयों का खर्चा सब अपने कंधे पर उठा लिया। मैंने अपनी बीवी से पूछा, तुमने ऐसी कौन सी जॉब पकड़ ली है कि तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं? मेरी बीवी मुझे कुछ भी नहीं बताती। एक दिन मैंने उसका पीछा किया और सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरी बीवी एक घर में एक गैर मर्द के साथ। मेरा नाम विकास है और मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी बीवी में वह सभी गुण थे जो अपनी बीवी के अंदर देखना चाहता था। मेरी बीवी सर्वगुण संपन्न थी। मेरी बीवी का नाम था नंदिनी। नंदिनी मेरी ज़िंदगी में जब से आई थी, मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गया था, क्योंकि बचपन में ही मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई थी, जिस वजह से मैं एक अनाथ की तरह पला बड़ा था। किसी का प्यार क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं था। नंदिनी से मेरी मुलाकात मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त के घर में हुई थी। नंदिनी मेरे दोस्त की बीवी की सहेली थी। नंदिनी उनके घर आया जाया करती रहती थी और मैं भी अपने दोस्त के यहाँ आता जाता रहता था। नंदिनी को जब मैंने पहली बार देखा था, मुझे तभी से नंदिनी बहुत पसंद आ गई थी। धीरे धीरे नंदिनी से प्यार होने लगा और मैंने अपने दोस्त को बताया तो उसने कहा, मैं नंदिनी के घर वालों से बात करता हूँ। अगर उसके मम्मी पापा तुमसे उसकी शादी करवा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे दोस्त ने नंदिनी के मम्मी पापा से बात किया। नंदिनी के मम्मी पापा भी मान गए और नंदिनी ने तो पहले ही मुझे देख रखा था। नंदिनी मुझे पहले से ही पसंद करती थी, तो हम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और जल्द ही हमारी शादी भी हो गई। नंदिनी से शादी होने के बाद मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मुझे जन्नत ही मिल गई हो। अब हमारी ज़िंदगी में बस एक बच्चे की कमी थी। जल्द हम एक बच्चा भी प्लान करने वाले थे, लेकिन एक हादसे ने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। मैं एक कंपनी में मैनेजर था। उस कंपनी में बड़े बड़े मशीन थे। कंपनी के कारखाने के 2 मंजिल के ऊपर से गिर पड़ा। मुझे साथ के साथ हॉस्पिटल लेकर गए। ऑफिस वालों ने नंदिनी को फ़ोन करके बताया तो नंदिनी भी भागते हुए हॉस्पिटल आई। मेरी हालत देखकर नंदिनी बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन नंदिनी ने मेरी खूब देखभाल करी। नंदिनी की देखभाल की वजह से मैं जल्द ही ठीक होकर घर आ गया। लेकिन दुख की बात यह थी कि मेरा एक हाथ बिल्कुल बेजान हो गया था। लेकिन नंदिनी ने कभी इस बात को नहीं दोहराया। नंदिनी हमेशा मेरे सामने खुश रहती ताकि मैं दुखी ना होऊं। नंदिनी अपने आप को मेरे सामने मजबूत बना कर रखती। कुछ समय बीतने के बाद घर में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि मेरी दवाइयों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था और घर का खर्चा भी चलाना था। कंपनी वाले ने तो अपना हाथ खड़ा कर दिया। मुआवजे के रूप में कुछ नहीं दिया। नंदिनी दिन भर न्यूज़पेपर में जॉब ढूंढती रहती। तकरीबन 1 हफ्ता बाद नंदिनी मुझसे कहने लगी, एक ऑफिस में मुझे जॉब मिल गई है। मैं भी खुश हो गया कि चलो घर का खर्चा चल जाएगा। कल से नंदिनी ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। नंदिनी घर से 7 बजे निकल जाती और रात के 11 बजे तक घर आती। कुछ दिन तो मुझे अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद घर में पूरा दिन अकेले बैठ बैठ के मैं बहुत बोर हो जाता था। लेकिन फिर सोचता,
अगर नंदिनी ऑफिस नहीं जाएगी तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। और कभी कभी अपने ऊपर भी गुस्सा आता कि मेरी वजह से नंदिनी को इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। बेचारी 5 बजे उठकर घर के काम पूरा करके फिर उसके बाद ऑफिस जाती थी और रात के 11 बजे घर आने के बाद फिर घर के काम में लग जाती थी। फिर रात को तकरीबन 1 बजे तक सोती थी। लेकिन मुझे एक बात की बहुत हैरानी होती कि नंदिनी मुझे अपने ऑफिस की बात कुछ नहीं बताती थी। नंदिनी की ऑफिस का 1 महीना पूरा होने के बाद उसको सैलरी मिल गई थी। नंदिनी ने बहुत ही आसानी से घर के खर्च के साथ साथ मेरे इलाज के खर्चों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। इन सारे खर्चों के बावजूद नंदिनी हर महीने 10 से 15 हज़ार बचा लेती थी ताकि मेरा इलाज कहीं अच्छी जगह करा पाए और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। ये सब देखकर नंदिनी के ऊपर मुझे बहुत गर्व होता। लेकिन कभी कभी मैं सोचता कि नंदिनी ने पहले कभी कोई जॉब नहीं करी है और उसे ऑफिस का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो नंदिनी ऐसा कौन सा काम करती है कि उसको इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। एक दिन नंदिनी से मैंने पूछा कि नंदिनी, तुम कौन सी कंपनी में काम करती हो और क्या काम करती हो? तुमने आज तक मुझे नहीं बताया, आज तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। तो नंदिनी ने कहा, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? तो मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर अपने से भी ज़्यादा भरोसा है। बस ठीक है, मुझसे आगे मत पूछिए कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। इस बात को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया था। एक दिन मेरा दोस्त मेरे घर पर आया और कहने लगा, तुम्हारी बीवी कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या तुम्हें पता है? मैंने तुम्हारी बीवी को देखा है, वह कोई ऑफिस नहीं जाती है, रोज़ एक बंगले के अंदर घुसती है और फिर उस बंगले से रात को बाहर निकलती है और बंगले के अंदर जाने से पहले अपना मंगलसूत्र अपने पर्स के अंदर डाल लेती है। अपने दोस्त की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि नंदिनी अपना मंगलसूत्र क्यों उतारती है, ऐसी भी कौन सी बात है। मुझे नंदिनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने दोस्त के सामने नंदिनी के बारे में कुछ नहीं कहा और अपने दोस्त को घर से भगा दिया और पूरी रात अपनी दोस्त की बात सोचता रहा। मुझे रात भर बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं नंदिनी से भी कुछ नहीं पूछ सकता था, उसने मुझे पहले ही मना कर रखा था, लेकिन मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था और मुझे उस बंगले का राज भी जानना था। तो मैंने विचार किया कि मैं नंदिनी का पीछा करूंगा और पता लगा लूँगा कि नंदिनी कहाँ जाती है। 2 दिन बाद मैंने नंदिनी का पीछा किया। नंदिनी ने एक ऑटो पकड़ा, मैंने भी दूसरा ऑटो लेकर उसका पीछा किया। नंदिनी का ऑटो एक बंगले के बाहर खड़ा हुआ। नंदिनी ने ऑटो वाले को पैसे दिए और ऑटो वाले के जाने के बाद उसने अपना मंगलसूत्र उतारकर अपने पर्स में रख दिया और अंदर चली गई। मैंने सोचा, इसका मतलब मेरा दोस्त सही कह रहा था। नंदिनी का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगा, लेकिन मुझे बंगले के गार्ड ने रोक लिया। गार्ड को मैंने बताया कि मैं नंदिनी का पति हूँ, तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, नंदिनी मेम साहब तो कुंवारी हैं। मैंने गार्ड को कहा, ये बात तुम्हें किसने बताई? तो गार्ड बोला, नंदिनी मेम साहब ने ही बोला है। मुझे नंदिनी के ऊपर इतना गुस्सा आया कि मैंने गार्ड को धक्का मारा और बंगले के अंदर घुस गया और दौड़ते हुए बंगले के अंदर चला गया। गार्ड मेरे पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। मैंने देखा कि
नंदिनी एक आदमी से बात कर रही थी और एक बच्ची जो कि 6 साल की होगी नंदिनी को माँ माँ कहकर पुकार रही थी। और बंगले के हॉल में नंदिनी की एक बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी। मैं जैसे ही नंदिनी के पास गया, नंदिनी मुझे चौंक कर देखने लगी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे कि उसने बहुत ही कुछ गलत काम कर रखा हो। उस आदमी ने नंदिनी से कहा, नंदिनी, ये आदमी कौन है और तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? मैंने कहा, हाँ नंदिनी, इनको भी बताओ कि मैं कौन हूँ और मुझे भी बताओ कि तुम यहाँ क्या गुल खिला रही हो। मैं तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा करता था, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई ये सब करने में। मेरी बात सुनकर नंदिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, आपको मेरे ऊपर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। अगर होता तो आप मेरे ऊपर शक करते हुए मेरा पीछा ना कर रहे होते। आज मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो कुछ दिन तो सब कुछ सही चला, लेकिन आपकी दवाइयों का खर्च और घर का खर्च चलाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। मैंने बहुत न्यूज़पेपर देखे, लेकिन कोई एक्सपीरियंस ना होने के वजह से मुझे किसी भी ऑफिस में जॉब नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि एक बच्ची की देखरेख के लिए एक आया की ज़रूरत थी और पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे, लेकिन उन लोगों की यह शर्त थी कि लड़की शादीशुदा ना हो। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने बिना सोचे समझे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ गई और अपना मंगलसूत्र मैंने पर्स में रख लिया। जब मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई, तब ये बच्ची मुझे देखकर माँ माँ बोलने लगी। उस टाइम मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्ची मुझे माँ क्यों बोल रही है। इस बच्ची के पापा, जो कि मेरे मालिक हैं, उन्होंने बताया कि आपका चेहरा बिल्कुल मेरी बीबी से मिलता है, इसलिए ये आपको माँ कहकर पुकार रही है और मेरी बीबी अब इस दुनिया में नहीं रही। और उन्होंने मुझे तुरंत इस बच्ची की देखरेख के लिए रख लिया। फिर मेरी पत्नी ने अपने मालिक से माफ़ी मांगी कि मालिक, मैंने भी आपसे झूठ बोला है। मैं एक कुंवारी लड़की नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और ये मेरे पति हैं, लेकिन मेरे पास झूठ बोलने के सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद मैंने भी अपनी बीवी से माफ़ी मांगी कि मैंने दूसरों की बातों में आकर मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। फिर मैंने अपनी पत्नी से पूछा, लेकिन ये बात तुम मुझे बता भी तो सकती थी। फिर मेरी बीवी ने कहा, मुझे ये डर था कि कुंवारी वाली बात सुनकर कहीं आप मुझे इस जॉब के लिए मना ना कर दे। अगर आप मना कर देते तो हमारे घर के हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते, इसलिए मैं आपको बताने से डरती थी। लेकिन अब तो सबको सब कुछ पता चल गया है। अब मेरा ये जॉब छूट ही जाएगा। तब मेरे मालिक ने कहा, नहीं, तुम्हारी कोई जॉब नहीं छूटेगी। हम लोगों ने कुंवारी लड़की का ऐड इसलिए रखा था क्योंकि शादीशुदा औरत के ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं। तो कोई औरत घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मेरी बेटी को कैसे पाल सकती थी। लेकिन मैं गलत था। जो औरत अपने घर की जिम्मेदारियां निभा सकती है, वह औरत घर से बाहर काम भी कर सकती है। अब तुम इस जॉब को लेकर बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। तुमने मेरी बेटी की इतनी अच्छी देखरेख करी है कि तुम्हारी जगह और कोई ले भी नहीं सकता है। जब मुझे सब कुछ पता चल गया, मैं अपनी बीवी को छोड़कर घर आ गया और रात को मेरी बीवी के आने के बाद मैंने नंदिनी से दोबारा से माफ़ी मांगी कि नंदिनी, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। नंदिनी ने मुझे हंसकर गले से लगा लिया और कहने लगी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ।
मैं ऐसा कुछ कभी कर भी नहीं सकती हूँ। आपकी जो जगह मेरे दिल में है वह दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता है। और हर महीने जो मैं पैसे जमा कर रही हूँ, जब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं आपका ऑपरेशन एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगी। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और दोनों एक दूसरे के गले लग गए।